इम्पोर्टेंट ग्रोसरी ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। पोतवाध्यक्ष ये मौर्य कालीन टर्म है, मौर्य पीरियड में यूज होती थी। सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर, माप और तोल के जो अधिकारी होते थे, अधीक्षण, जो उसको पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। प्रादविवाक, प्रादविवाक मिनिस्टर हु रिप्रेजेंटेड द किंग इन द कोर्ट ऑफ अपील, बेसिकली एक मुकदमे की सुनवाई करने वाला एक अधिकारी था। ये जो है, जो अगर मतलब एक मंत्री जो है जो न्यायालय में किंग का प्रतिनिधि होकर जो है न्याय निर्णय देता था। प्रतिवेदिक, प्रतिवेदिक का मतलब है रिपोर्टर्स ऑफ द किंग, कि जो किंग को, राजा को, सम्राट को जो सूचना ला के देता था, प्रतिवेदिक कहा जाता था। पुरोहित, द हाई प्रीस्ट ऑफ द पैलेस, राज महल का या प्रासाद का जो सबसे बड़ा पुरोहित होता है उसको पुरोहित कहते थे। और पुरोहित के धार्मिक के अलावा कुछ राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप होता था, राजा को कुछ राजनीतिक सलाह भी दिया करते थे। द रोल ऑफ द पुरोहित एक्सटेंडेड टू द पॉलिटिकल स्फीयर्स आल्सो, राजनीतिक क्षेत्र तक भी इसका, पुरोहित की भूमिका का विस्तार था, यानी कि राजनीतिक मामलों में भी सलाह परामर्श देते रहते थे राजा को ये। रक्षी, द पुलिस रेस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, लोगों की सुरक्षा के लिए जो उत्तराधिकार, जो एक अधिकारी होता था उसको यानी कि पुलिस के लिए रक्षी वर्ड आया है। ये बेसिकली सब मौर्यकालीन टर्म्स है, मौर्यन पीरियड की टर्म्स है अब तक। राजुक्स, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन, राजुक्स इज एन एब्रीविएशन संस्कृत रूप और राजुग्राहक, राजुग्राहक या रोप होल्डर, जो रक्षी, जिसके हाथ में रस्सी हो, रस्सी को धारण करने वाला जो अधिकारी होता है उसको राजुग्रह कहा जाता था। उसी का संस्कृत रूप राजुक है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार है, जिसमें जातकों में राजुग्राहक का जो है राजुग्राहक का जो शब्द आया है उसके लिए उसी का संस्कृत रूप राजुक है। दे होल्ड द रोप इन ऑर्डर टू मेजर द फील्ड्स एंड जो खेतों की जो पैमाइश होती थी, नाप होती थी, उसको रोप के रस्सी से मापा जाता था। तो ऐसा अधिकारी जो रस्सी से खेतों की माप करे उसको राजुक कहा जाता था, कुछ इतिहासकारों का मानना है। और ये जातकों के रज्जु ग्राहक के समान है। एंड ऐसे द लैंड टैक्स, और भूमि कर का मूल्यांकन होता था, असेसमेंट होता था, उसको फिक्स किया जाता था, क्योंकि पैमाइश के बाद ही, माप के बाद ही ऐसा होता था। दे वर एसेंशियली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासक थे वो, ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति होती थी इन लोगों की। दे हैड कंट्रोल ओवर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड लैंड डिस्प्यूट्स, कृषि और भूमि संबंधी विवादों से संबंधित मामलों पर इनका नियंत्रण रहता था, यानी कि वो चीज़ ये देखते थे। दे वर्क इन ड्यूअल कैपेसिटी एज जुडिशियल ऑफिसर्स, और ये इनका दोहरा काम था, काम था इनका, ये न्यायिक अधिकारी के रूप में भी काम करते थे, साथ साथ जो है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, यानी कि राजस्व का वसूली में भी ये काम, इनसे काम लिया जाता था। राजस्व वसूली में भी ये कार्य, राजस्व वसूली का भी कार्य करते थे, राजस्व प्रशासन से आप कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रोमेला थापर, एग्रोनोमाई ऑफ मेगास्थनीज रेफर टू द राजुक्स, रोमेला थापर जाने माने इतिहासकार हैं, उनका ये मानना था कि जो मेगास्थनीज ने जिस अधिकारी एग्रोनोमाई का मेंशन किया है वो ही राजुक हैं। रूप दर्शक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मौर्यकालीन टर्म्स है ये भी, और ये कई बार एग्जाम में आई थी, एग्जामिनर ऑफ क्वाइंस, शिक्षक, जो सिक्के होते थे, जो क्वाइंस होते थे, उनकी गुणवत्ता को परीक्षण करने वाला, एग्जामिन करने वाला जो है अधिकारी रूप दर्शक कहलाता था। सीताध्यक्ष, हेड ऑफ रॉयल लैंड, जो है जो राजकीय भूमि होती थी उसका जो अधिकारी होता था सीताध्यक्ष कहा जाता था। और सीता का मतलब ये है क्राउन लैंड, यानी कि सम्राट की भूमि। अच्छा, शुल्काध्यक्ष, सुप्रिटेंडेंट ऑफ टोल्स, टोल का कॉल्ड द शुल्काध्यक्ष, टोल पे जो है कस्टम वगैरह जो वसूली करते थे, कस्टम ड्यूटी वगैरह जो लेते थे, वो शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। सुप्रिटेंडेंट टोल्स कॉल्ड शुल्काध्यक्ष, कस्टम ड्यूज आर कलेक्टेड बाय हिम, इसके द्वारा जो कस्टम ड्यूटी होती, शुल्क होते थे, उसकी वसूली की जाती थी। युक्त,
युक्तक क्या थे? अ जूनियर ऑफिसर गिविंग सेक्रेटेरियल काइंड ऑफ असिस्टेंट टू द प्रदेष्ट एंड राजुक। राजुक, प्रदेष्ट और राजुक को जो उनके कार्यों में सहायता देते थे, सेक्रेटेरियल सचिव स्तर की जो सहायता देते थे, यानी कि उस जूनियर अधिकारी को युक्तक कहा जाता था। अच्छा, आगे देखते हैं उत्तरापथ। ये एक नॉर्दर्न रूट यूजुअली रेफरिंग टू द लैंड रूट रनिंग अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। बेसिकली भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से जो मौर्यन राजधानी थी पाटलिपुत्र मौर्यों की, वहाँ तक विस्तृत था। हालांकि ये आगे तक भी गया था, बंगाल में जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था वहाँ तक ये जाता था। तो इसी को हिमालय की तलहटी से गुजरने वाले एक मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र को जो है उत्तर पश्चिम भारत से जोड़ने वाला एक राजमार्ग था, उसको उत्तरापथ कहा जाता था। अच्छा, नॉर्दर्न रूट्स यूजुअली रेफरिंग टू द लैंड रनिंग अलोंग द फुटहिल्स होता है, हिमालय की तलहटी से साथ साथ गुजरने वाला जो है उत्तरापथ कहा जाता था। और क्लासिकल राइटर्स ने भी इसका जिक्र किया है, जैसे मेगास्थनीज ने कहा है, मेगास्थनीज also refers to the royal road from the northwest to पाटलिपुत्र। जैसे हम जानते हैं मेगास्थनीज जो है मौर्यकालीन जो सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में शैल्यूकस के राजदूत के रूप में रहे, और इन्होंने भी इस राजमार्ग का जिक्र किया है जो भारत के उत्तर पश्चिम से पाटलिपुत्र तक जाता था, जुड़ा हुआ था। योजन ये एक माप की इकाई थी। इन एंसेंट इंडिया, प्राचीन भारत में यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है माप इकाई थी। गणसंघ, अ टर्म विच हैव बीन वेरियसली ट्रांसलेटेड एज रिपब्लिक और एन ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है कि एक गुटतंत्र के द्वारा, और रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। ये जनरली इसको रिपब्लिक माना जाता है। गणसंघ का मतलब है जो रिपब्लिक, गणराज्य है। जैसे हम जानते हैं कि 600 BC में, ईसा की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान बुद्ध थे, तब उस समय बहुत सारे भारत में जो हैं गण थे, और जो हैं तो उस वक्त बेसिकली जो प्रशासन की जो पद्धति थी दो थी, राजतंत्र और गणतंत्र। उस वक्त गणतंत्र भी थे, तो उस जो है उन्हीं के लिए ये टर्म आया है गणसंघ। द गणसंघ ऑफ दिस पीरियड रिप्रेजेंटेड अ रूल नॉट बाय एन ऑल पावरफुल किंग। बेसिकली जैसे हम देखते हैं राजतंत्र, जैसे मगध है राजतंत्र था, तो वहाँ पर एक पावरफुल, एक शक्तिशाली राजा के द्वारा ही शासन किया जाता था, लेकिन गणसंघ में ऐसा नहीं था। बट ए ज्वाइंट रूल बाय ग्रुप ऑफ क्षत्रिय चीफ। जो क्षत्रिय मुखिया होते थे, क्षत्रिय जो एक प्रकार से जिनको राजा कहते थे, वो उनके ग्रुप होता था। एक जो है बहुत सारे राजा होते हैं जो मिलकर शासन किया करते थे। ज्वाइंट रूल बाय ग्रुप ऑफ क्षत्रिय चीफ, क्षत्रिय मुखियाओं के द्वारा जो संयुक्त रूप से शासन किया जाता था, ऐसे तंत्र में, ऐसे राज्य को गणसंघ कहा जाता था। जबकि राजतंत्र में, जैसे भारत में ज़्यादातर राजतंत्र रहे उस वक्त थे, और राजतंत्र ही रहे हैं, गणसंघ या गणराज्य तो बहुत ही कम समय के लिए रहे हैं। तो राजतंत्र में राजा सम्राट बहुत पावरफुल होता, जबकि जो गणराज्यों में यानी गणसंघ में, जिसको गणराज्य कहते हैं, जो है रिपब्लिक इंग्लिश में, और जो है उसमें एक जो है बहुत सारे क्षत्रिय मुखियाओं के द्वारा संयुक्त रूप से शासन किया जाता था। दिस रूलिंग क्लास, ये जो गण जो थी, जो गणसंघ को शासन करती थी, दैट इज मेंबर्स ऑफ इट वर कॉल्ड राजा। सभी राजा कहा जाता था। और जैसा हम जानते हैं लिच्छवी जो है प्राचीन भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण क्या थे, जो है गणतंत्र थे, गणराज्य थे। और जो लिच्छवीज विद देयर हेड क्वार्टर एट वैशाली, वैशाली के जो लिच्छवी थे, इनकी जो है जैसे हम जानते हैं वैशाली के लिच्छवी प्राचीन भारत में बहुत फेमस रहे हैं। और द मोस्ट वेल नॉन एंसेंट इंडियन गणसंघ जो है बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणसंघ थे। अच्छा, धम्म विजय जैसे हम जानते हैं अशोक ने जो है कलिंग वार के बाद जो है भेरी घोष की बजाय धम्म घोष की बात की है, यानी कि अब कोई फर्दर लड़ाई नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा, और जो होगी वो धम्म विजय होगी। धम्म जो है अ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट थ्रू द वार वाज गिवन अप, जो है जैसे हम जानते हैं मौर्य का सम्राट अशोक ने जो है
युद्ध के माध्यम से जो विजय की नीति को परित्याग कर दिया, रिप्लेस बाय ए पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्म विजय, और उसकी जगह धम्म विजय की नीति लेके आया बाय द मौर्यन एम्परर अशोक। इन द 13th रोक एडिक्ट अशोक डिक्लेयर्स, अपने 13वें शिलालेख में अशोक घोषणा करता है दैट द ट्रू कॉन्क्वेस्ट इज नॉट बाय द आर्म्स, की सच्ची जो विजय है वो हथियारों के द्वारा नहीं, बट ए कॉन्क्वेस्ट बाय पाइटी एंड वर्च्यू, धर्म परायणता, धर्म निष्ठा और गुणों के द्वारा जो है, यानी कि हिंसा वगैरह के माध्यम से जो विजय है वही सच्ची जो है विजय है जो है, और इसी को उसने धम्म विजय कहा। प्रत्यंत जो प्रत्यंत मतलब जो पड़ोसी क्षेत्र थे, सीमांत क्षेत्र थे, उनके लिए पर्यंत शब्द आया है। चक्रवर्ती क्षेत्र, ये प्राचीन भारतीय साहित्य में अक्सर आता है। चक्रवर्ती किसको कहते हैं? यूनिवर्सल मोनार्क को कहते थे, और उसका जो द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ए चक्रवर्ती और यूनिवर्सल मोनार्क, यानी कि जो सार्वभौमिक सम्राट होता था जिसको चक्रवर्ती कहते थे, उसका जो प्रभाव क्षेत्र था उसको चक्रवर्ती क्षेत्र कहा जाता था। जनपद निवेश इंपॉर्टेंट टर्म है मौर्यकालीन। सेट जैसे हम जानते थे जो है मौर्य जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, उसमें कृषि के विस्तार वगैरह पर काफ़ी विस्तृत रूप से कहा गया है, ताकि जो है राज्य की स्रोत बढ़ सके, राज्य की आय बढ़ सके। तो उसी को देखते हैं। जनपद निवेश, सेटलमेंट ऑफ परमानेंट विलेजेस वर रिकग्नाइज इन द अर्थशास्त्र, जो है स्थायी गांव के जो स्थापना में जो है गांव को परमानेंट रूप से बसाया जाए, ऐसे गांव के अलग अलग क्षेत्रों में गांव को बसाना कि जो है ये एक राष्ट्रशास्त्र में इसको मान्यता दी गई एज ए मेथड फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीरियन इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार करना है जो है, तो ताकि इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में मध्य गंगा घाटी में और गंगा घाटी के बाहर भी जो है गांवों का विकास किया गया, ताकि कृषि का विकास हो और राज्य की आय बढ़े। These settlements ensured a sound and stable resource base for the state। तो क्योंकि ये जो है सेटलमेंट थे, जो है गांव पर नए गांव का जो विस्तार हुआ उनको बसाया गया, इससे एक जो है सुदृढ़ और स्थायी संसाधन मिले राज्य को आय के। टू एक्सट्रैक्ट टैक्स, क्योंकि उन क्षेत्रों से जब कृषि होगी उस क्षेत्रों में तो राजा को टैक्स लेगा, राजा जो है करों की वसूली करेगा। एंड द लैंड टैक्स, और भूमि कर की वसूली करेगा। फॉर्म द बल्क ऑफ इट, क्योंकि जैसे हम जानते हैं प्राचीन भारत में जो है मध्यकालीन भारत में कृषि ही आय का पूरा मुख्य रूप से जो है आय का साधन थी। दिस प्रोसेस सेटलमेंट वाज कॉल्ड जनपद निवेश जो है, और इसी प्रक्रिया को जनपद निवेश कहा गया है, क्योंकि नए गांव की बसाना ताकि वहाँ कृषि का विस्तार हो। कृषि के विस्तार से होने से राजा को ये लाभ होगा कि वहाँ से टैक्स कर मिलेंगे, भूमि कर के रूप में आय होगी, जिससे जो राज्य का जो संसाधन है उसमें वृद्धि होगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को जनपद निवेश कहा गया। ओके।